इससे पहले के वीडियो में हमने स्टेट के चैप्टर नंबर 2 सहसंबंधांक यानी रैखिक सहसंबंध के कुछ शब्दों के बारे में अच्छी तरीके से जानकारी प्राप्त की। आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। यदि फिर भी कुछ समझना बाकी हो या कुछ शब्दों में समझ में कम आया हो तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको फिर से उसको अच्छी तरीके से समझाऊंगा। तो आज हम उसके आगे की थ्योरी के बारे में बात करने वाले हैं। देखिए, थ्योरी बहुत ही कंटालाजनक होती है, मैं भी अच्छी तरीके से समझता हूं, लेकिन फिर भी इस चैप्टर को अच्छी तरीके से जानने के लिए थ्योरी एक अहम भूमिका निभाएगी। सवालों को करने के लिए, उसके ऊपर के मिले हुए परिणामों की जांच करने के लिए थ्योरी पढ़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, इसीलिए मैं थ्योरी को अच्छी तरीके से समझा रहा हूं। तो आज हम बात करने वाले हैं कि सहसंबंध के अध्ययन की विधियां, यानी अगर सहसंबंधांक है तो उसका गणना करने की बहुत सारी विधियां होती होंगी, उससे परिणाम जानने की बहुत सारी विधियां होती होंगी। तो हमारे सामने 3 विधियां हैं। पहली विधि है विकीर्ण आकृति की विधि, दूसरी विधि है कार्ल पियर्सन के गुणन प्रघात की विधि। कार्ल पियर्सन एक आंकड़ा शास्त्री का नाम है, उन्होंने अपने गुणन प्रघात की विधि दी हुई है। तीसरी विधि है स्पीयरमैन, ये भी एक आंकड़ा शास्त्री का नाम है, उन्होंने क्रमांक सहसंबंध की विधि दी हुई है। तो ये 3 विधियों को हम बारी बारी से अध्ययन करेंगे, जिसमें से आज हम ले रहे हैं विकीर्ण आकृति की विधि, और इससे रिलेटेड जो भी कोई थियरी है उसको आज हम अच्छी तरीके से पढ़ने वाले हैं। तो विकीर्ण आकृति की विधि के 5 परिणाम आते हैं। कहने का मतलब यह हुआ कि यदि हम किसी भी सवाल को विकीर्ण आकृति की मदद से करना चाहते हैं तो उससे हमें 5 निष्कर्ष मिलते हैं, यानी 5 परिणाम मिलते हैं। वे कौन कौन से हैं? पहला है संपूर्ण धन सहसंबंध, दूसरा है संपूर्ण ऋण सहसंबंध, तीसरा है आंशिक धन सहसंबंध, चौथा है आंशिक ऋण सहसंबंध, और 5वां है सुरेख सहसंबंध का अभाव, या तो हम दूसरे शब्दों में कहें तो सहसंबंध का अभाव। तो इन 5 परिणामों के बारे में बारी बारी से हम जानकारी प्राप्त करते हैं कि संपूर्ण धन सहसंबंध, संपूर्ण ऋण सहसंबंध, आंशिक धन सहसंबंध, आंशिक ऋण सहसंबंध, सुरेख सहसंबंध का अभाव कहते किसे हैं। तो यहां पर संपूर्ण धन सहसंबंध, यदि विकीर्ण आकृति में, यह है हमारे लिए विकीर्ण आकृति, यदि विकीर्ण आकृति में सभी बिंदु, आप देख रहे हैं बिंदुओं को, एक ही सुरेखा पर हो, यानी किसी खास एक ही रेखा में हो, एक ही रेखा पर हो, और वह सुरेखा यानी वह रेखा बाईं ओर से दाहिनी ओर, आप सभी जानते हैं कि ये हमारे लिए लेफ्ट साइड है और ये हमारे लिए राइट साइड है। तो बाईं ओर से दाहिनी ओर नीचे से ऊपर की दिशा में जाती हो। आप देख रहे हैं कि यहां बाईं ओर नीचे है और दाहिनी ओर ऊपर है, तो नीचे से ऊपर की दिशा में जाती हो, तो उन दोनों चलों x और y के बीच संपूर्ण धन सहसंबंध है, ऐसा कहा जाएगा। तो आप इस आकृति को अच्छी तरीके से देख रहे हैं कि इसमें सभी बिंदु एक ही सुरेखा पर आए हैं, बाईं ओर से दाईं ओर हैं, और तीसरी चीज क्या कि नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो ये आकृति हमारे लिए संपूर्ण धन सहसंबंध का परिणाम बता रही है, ऐसा हम कहेंगे। ये जो नीचे का हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, ये हमारे लिए x अक्ष होता है, x एक्सिस होता है, और जो वर्टिकली है यानी खड़ी लाइन है वो हमारे लिए y एक्सिस यानी y अक्ष होता है, और ये सभी हमारे बिंदु हैं। उसी प्रकार हम बात करेंगे संपूर्ण ऋण सहसंबंध के बारे में। तो संपूर्ण ऋण सहसंबंध क्या है? यदि विकीर्ण आकृति में सभी बिंदु एक ही सुरेखा पर हो, इसमें भी एक ही सुरेखा पर था और इसमें भी एक ही सुरेखा पर है, और वह सुरेखा बाईं ओर से दाहिनी ओर, उसमें भी बाईं ओर से दाहिनी ओर था, इसमें भी बाईं ओर से दाहिनी ओर है, उसमें नीचे से ऊपर था, लेकिन इसमें अंतर क्या है कि भाई ऊपर से नीचे की दिशा में जाती हो, तो उन दोनों चलों x और y के बीच संपूर्ण ऋण सहसंबंध है, ऐसा कहा जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि यहां पर भी सेम टू सेम डायग्राम है,
पर इन दोनों में अंतर क्या है, इसमें नीचे से ऊपर की ओर जाया जा रहा है, बाईं ओर से दाईं ओर, लेकिन इसमें बाईं ओर से दाईं ओर ऊपर से नीचे की तरफ जाया जा रहा है। तो ये हमारे लिए किस प्रकार का आकृति है, संपूर्ण ऋण सहसंबंध यह बता रही है। संपूर्ण यह आकृति को देख करके हम लोग अर्थघटन कर सकते हैं कि ये आकृति संपूर्ण ऋण सहसंबंध को बता रही है। आगे की ओर बढ़ते हैं कि आंशिक धन सहसंबंध किसे कहते हैं। ये दोनों संपूर्ण थे, लेकिन अब ये क्या है, आंशिक धन सहसंबंध तो है लेकिन कैसा है, आंशिक है। अब इसमें क्या है कि यदि विकीर्ण आकृति में सभी बिंदु एक ही सुरेखा पर ना हो, ये अंतर आ गया। इसमें क्या था, एक ही सुरेखा पर हो, लेकिन इसमें क्या है, एक ही सुरेखा पर ना हो परंतु किसी रेखा के आसपास हो, यानी अत्यंत समीप में हो। अगर मैं यहां पर एक रेखा खींच देता हूं तो आप सभी को पता चल रहा होगा इसी रेखा के इर्द गिर्द ये सभी बिंदु भटक रहे हैं। तो सभी बिंदु एक ही सुरेखा पर तो नहीं है, लेकिन किसी एक निश्चित रेखा के अत्यंत आसपास है, यानी अत्यंत समीप में है। और ये सुरेखा भी क्या कर रही है, बाईं ओर से दाहिनी ओर, नीचे से ऊपर की ओर, इसमें भी नीचे से ऊपर की ओर था, बाईं ओर से दाहिनी ओर भी था, लेकिन ये सभी बिंदु एक ही सुरेखा पर थे। जबकि इसमें क्या होता है अंतर, ये सब कुछ इसके ही लक्षण हैं, परंतु ये केवल एक ही सुरेखा पर इसमें बिंदु होते नहीं हैं। ये वाले में सभी बिंदु एक ही सुरेखा पर होते हैं, इसमें एक ही सुरेखा पर नहीं होते, लेकिन किसी एक निश्चित रेखा के अत्यंत समीप में होते हैं। तो ये क्या हुआ हमारे लिए, यानी उन दोनों चलों के बीच में, x और y के बीच में आंशिक धन सहसंबंध है, ऐसा कहा जाएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं, आंशिक ऋण सहसंबंध। ऋण सहसंबंध आया तो जाहिर सी बात है इसके लक्षण थोड़े बहुत इसमें मैच होंगे। आंशिक ऋण सहसंबंध में क्या है, यदि विकीर्ण आकृति में सभी बिंदु एक ही सुरेखा पर ना हो। जबकि हमने संपूर्ण ऋण सहसंबंध में क्या पढ़ा कि विकीर्ण आकृति में सभी बिंदु एक ही सुरेखा पे हो, यानी एक ही सुरेखा पर हो, एक ही रेखा में हो। लेकिन इसमें क्या है, एक ही रेखा पर ना हो परंतु किसी रेखा के आसपास हो, यानी किसी एक निश्चित रेखा के अत्यंत समीप में हो, और वह सुरेखा भी बाईं ओर से दाहिनी ओर, ऊपर से नीचे की दिशा में जाती हो। इसमें भी आप देख रहे हैं ऊपर से नीचे की ओर, और इसमें भी क्या देख रहे हैं, ऊपर से नीचे की ओर। इसमें क्या देख रहे थे, नीचे से ऊपर की ओर, इसमें क्या देख रहे थे, नीचे से ऊपर की ओर। लेकिन इसमें भी ऊपर से नीचे की ओर, तो इसमें भी ऊपर से नीचे की ओर। बस अंतर क्या है इन दोनों में कि ये रेखा जो बिंदु हैं वो एक ही रेखा पर आए हुए हैं, लेकिन ये बिंदु किसी एक रेखा के अत्यंत समीप में तो है, लेकिन किसी एक ही रेखा पर, एक ही सुरेखा पर नहीं है। तो ये इन दोनों के बीच में अंतर, और ये इन दोनों के बीच में अंतर है। आगे बढ़ते हैं पांचवें परिणाम की ओर, सुरेख सहसंबंध का अभाव या सहसंबंध का अभाव, कुछ भी कहा जा सकता है। यदि विकीर्ण आकृति में सभी बिंदु यादृच्छिक रूप से बिखरे हों, यानी सभी बिंदु किसी खास पैटर्न को फॉलो ना करते हो, किसी निश्चित ढंग में ना हो। जैसे कि आप देख रहे हैं कि इसमें कोई निश्चित ढंग है कि भाई बाईं ओर से दाईं ओर, नीचे से ऊपर की ओर। इसमें भी खास कोई ना कोई पैटर्न है कि भाई बाईं ओर से दाईं ओर, ऊपर से नीचे की ओर। इसमें भी कोई खास पैटर्न है कि भाई सभी बिंदु एक ही सुरेखा पर ना हो, लेकिन बाईं ओर से दाईं ओर, नीचे से ऊपर की ओर जा रहे हैं। इसमें भी कोई खास पैटर्न है कि भाई सभी बिंदु बाईं ओर से दाईं ओर की तरफ जा रहे हैं और ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हैं। और तीसरी चीज क्या कि एक ही सुरेखा पर नहीं है। लेकिन इसमें क्या आपको समझ में आ रहा है कि इसमें क्या कोई पैटर्न फॉलो हो रहा है? नहीं, इसमें सभी बिंदु यादृच्छिक रूप से बिखरे पड़े हैं, किसी खास पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहे हैं, किसी खास ढंग में नहीं है। तो उन दोनों चलों x और y के बीच सहसंबंध का अभाव है या सुरेख सहसंबंध का अभाव है, ऐसा कहा जाएगा। तो इन सभी शब्दों को आपने अच्छी तरीके से समझा। मुझे पता है कि थियरी पढ़ने में बहुत ही ज्यादा कठिनाई है या कहीं ना कहीं बोरियत महसूस होती है, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि अच्छी तरीके से आपको इन सभी शब्दों को लिखना भी चाहिए और अच्छी तरीके से समझकर पढ़ना भी चाहिए, और मैं तो कहूंगा याद भी करना चाहिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। इसके बाद के वीडियो में हम लोग विकीर्ण आकृति को बना करके अच्छी तरीके से एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते जाएंगे।
तो ये सभी 5 के 5 जो परिणाम है ये मैं आपको आकृति के माध्यम से अच्छी तरीके से समझाऊंगा, एग्जाम्पल के माध्यम से। तो हमारी एक विधि ये वाली कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद हम लोग आएंगे कॉल पियर्सन के गुणन प्रघात की विधि। ये विधि 5 नंबर में एग्जाम में पूछी जाती है सेक्शन F में। और उसके बाद हम लोग बात करेंगे स्पीयरमैन के क्रमांक सहसंबंध की विधि। ये विधि 3 नंबर में एग्जाम में पूछी जाती है सेक्शन D में। तो इन सभी विधियों को अगर हम पढ़ लेंगे तो हमारे 12 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे। ये चैप्टर पूरा 12 नंबर का आता है। और वीडियो को स्किप करके जो आप लोग देख रहे हैं, वीडियो को स्किप करके देखेंगे तो बीच के बहुत सारी चीजें आपको समझ में नहीं आएंगी। इसलिए मैं तो कहूंगा कि वीडियो को पूरी तरीके से अच्छी तरीके से देखें ताकि आपको सारा कुछ एकदम अप टू डेट समझ में आए। धन्यवाद।